कंटिन्यू करते हैं अपने पोर्शन को, टॉपिक प्रेगनेंसी, जहां पे अपन ईटियोलॉजी पोर्शन तक पहुंच चुके थे। क्या बातें अपन ने कर ली है? डिजीज कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जहां पे फर्टिलाइज होकर के हमारा एम्ब्रियो यूटेराइन कैविटी में ना जाकर के फैलोपियन ट्यूब में ही रुका हुआ है। उसके कारण आपको एक्सप्लेन कर दिए गए। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस से, जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये जो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में ही रुक गया है, किस तरीके से टर्मिनेट होकर के पेशेंट में मैनिफेस्टेशंस को लेकर के आता है। फर्स्ट कंडीशन यहां पे मेंशन है, लोअर एब्डोमिनल पेन। मैनिफेस्टेशंस के अंदर भी आपको कई सारी जानकारियां दी जाएगी, पर फिर वही लाइन दोहराता हूं, जब हमें किसी को वन लाइनर आंसर देना होता है, जैसा ईटियोलॉजी के अंदर भी डिस्कशन अपना पूरा 15-20 मिनट चला, लेकिन 5 सेकंड का जब आंसर देना था तो वहां पे आंसर पीआईडी दिया जाता था। सेम हैपनिंग हेयर। यदि यहां पर भी आपसे एग्जामिनर डिमांड करे मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, तो वहां पे आपको हिट करना है आंसर लोअर एब्डोमिनल पेन। और वो कारण ये है कि फैलोपियन ट्यूब, जैसा मैंने बताया, छोटा सा रास्ता, पतली सी गली सी थी, इस प्रकार से इतना सा रास्ता था, और यूटेराइन कैविटी हमारे पास इतना बड़ा स्टेडियम था। यहां फैलोपियन ट्यूब बोलती है एम्ब्रियो को कि आप मेरे अंदर 3 से 4 दिन रुक सकते हो, लेकिन यदि आपने ऐसी बड़ी फैमिली प्लानिंग बना ली है कि मैं तो यहां पे लंबे वीक तक, 4-5 वीक तक रुकूंगा, तो फैलोपियन ट्यूब का डायामीटर इतना बड़ा नहीं है। मैक्सिमम डायामीटर भी एम्पुला का आप लोगों ने 6 से 7 मिलीमीटर ही देखा है। तो इतने कम डायामीटर के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वहां पे पेन, स्ट्रेस, स्ट्रेच स्टार्ट हो जाता है। और फीमेल को कंसिस्टेंटली, जब तक एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, जब तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी चलती रहेगी, तब तक उस प्रेग्नेंट फीमेल को दर्द सताता रहेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन। दैट्स वाई इसे कहते हैं अपन मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। बहुत सारी समस्याएं और भी होंगी, लेकिन मोस्ट कॉमन का आंसर देना हो तो दोस्तों आंसर देंगे अपन लोअर एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट वन कंप्लेंट, वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग होने का लॉजिक आपको सुनना है। वो लॉजिक पता लगाने के बाद ही आप अपने आप को भीड़ से अलग कर पाएंगे और मेरी क्लास का मीनिंग निकल पाएगा कि यदि मेरा स्टूडेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग का कॉज विथ लॉजिक एक्सप्लेन करता है, मतलब उसके डिजीज समझ में आई है। कारण सुने बड़े ध्यान से। जैसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में है, बॉडी में मैसेज चला जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होते ही बॉडी यूट्रस की एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन देना शुरू करती है, जिससे वो डेसिडुआ में चेंज हो जाती है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम ग्रोथ कर रही है, आकार में बड़ी हो रही है, अपने अंदर काफी सारा मटेरियल भर रही है। वो मटेरियल इसीलिए भर रही है कि पूरी बॉडी में मैसेज है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। फीमेल प्रेग्नेंट है, एंडोमेट्रियम डेसिडुआ में चेंज होकर तैयार हो गई है। पर यहां पर क्या हुआ, ये अपने अंदर जो न्यूट्रिशन भरे जा रही है, उसे रिसीव करने के लिए एम्ब्रियो आ ही नहीं रहा। एम्ब्रियो कहां पर रुक चुका है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसमें न्यूट्रिशन भर जाता है और ये बड़ी हो जाती है। यहां पे अजीब विडंबना है इस बीमारी के चलते। यहां पर बच्चा है पर खाना नहीं, यहां पर खाना है पर बच्चा नहीं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें सारी चीजें समय पे बराबर मिल जाती है। आप और मैं किस्मत वाले, नॉर्मल मां से पैदा हो चुके हैं। पर इस कंडीशन में बच्चा है पर खाना नहीं, खाना है पर बच्चा नहीं, ऐसी कंडीशन हो जाती है। और जैसा अपन ने देखा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर हालत में टर्मिनेट होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा भूखा प्यासा यहां पे मर जाएगा। आई विल रिपीट, यहां बच्चा मर जाएगा, एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी।
और जैसे ही एम्ब्रियो की डेथ होगी फिर से बॉडी में मैसेज चला जाएगा कि अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं रही, और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं रही तो ये डेसिडुआ जो बनी थी प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन देने के लिए, प्रेगनेंसी खत्म होते ही ये भी डैमेज हो जाती है, और ये डेसिडुआ जब डैमेज होकर के बाहर आती है तो फीमेल को स्टार्ट हो जाती है ब्लीडिंग। तो कंप्लीट प्रोसेस क्या समझा आपने? ब्लीडिंग होने का कारण डेसिडुआ का डैमेज होना, डेसिडुआ डैमेज होने का कारण बच्चे की डेथ होना, बच्चे की डेथ होने का कारण उसका फैलोपियन ट्यूब में पाया जाना, उसका फैलोपियन ट्यूब में पाए जाने का मतलब है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों होती है? लैंग्वेज में देना हो तो लैंग्वेज में आंसर देना है इट अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ डेसिडुआ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है? डैमेज ऑफ डेसिडुआ। और डेसिडुआ डैमेज कब होती है? बच्चे के मरने से पहले, मरने के बाद? मरने के बाद। तो लिखेंगे ये डैमेज क्यों हुई? ड्यू टू डेथ ऑफ एम्ब्रियो। तो एक पूरा सेंटेंस है, द वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, द वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ डैमेज्ड डेसिडुआ आफ्टर द डेथ ऑफ एम्ब्रियो। बच्चे की मौत के बाद में डेसिडुआ की डैमेज होने से वहां पे फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है, नॉर्मली डेसिडुआ से न्यूट्रिशन लेने के लिए बच्चे के पास, एम्ब्रियो के पास विलाई होते हैं। विलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाई जाती है। वो विलाई एम्ब्रियो के द्वारा निकाले जाते हैं जिससे वो एंडोमेट्रियम डेसिडुआ से न्यूट्रिशन लेता है। पर लॉजिक वाली बात यह है कि विलाई बच्चे निकालता है तो विलाई बच्चे के पास ही है, ये विलाई डेसिडुआ तक पहुंचे ही नहीं। तो ये एक्टोपिक में हमें दुनिया की ऐसी डेसिडुआ मिल रही है जिसके पास विलाई नहीं होते। डेसिडुआ डू नॉट कंटेन विलाई, डेसिडुआ डू नॉट कंटेन विलाई। तो ये दो स्पेसिफिक सिम्टम आपको मैंने बताए। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट बताना है तो लोअर एब्डोमिनल पेन। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है पर कारण बताना है। कारण क्या है? डेसिडुआ का डैमेज होना बच्चे की डेथ के बाद। और इस डेसिडुआ में दुनिया की ऐसी डेसिडुआ है जिसमें क्या नहीं मिल रहे हैं? विलाई नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं सिम्टम्स के अंदर एक सिम्टम ऐड करूं, नाम है क्लासिकल ट्रायड। जैसा आपको बता रहा था मैं क्वेश्चनिंग सेशन में, ट्रायड का मतलब होता है तीन का समूह। यहां पे लिखता हूं मैं क्लासिकल ट्रायड। ट्रायड का मीनिंग है तीन सिम्टम एक साथ आना। तो तीन में से दो तो आपके सामने बोर्ड पर मेंशन है ही, लोअर एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब तक चलेगी, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट है, तब तक उसे क्या रहेगा? एमिनोरिया। ये बहुत कॉमन सी चीज है कि प्रेग्नेंट फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना एमिनोरिया कहलाता है। जब तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी सरवाइव करेगी, जब तक सरवाइव करेगी तब तक डेसिडुआ भी डैमेज नहीं होगी। डेसिडुआ डैमेज भी कब होती है? जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है। तो जब तक प्रेगनेंसी चलेगी तब तक फीमेल को एमिनोरिया रहेगा। और इन तीनों को एक साथ कहा जाता है क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर यह सिम्टम भी इंक्लूड किया जाता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग, क्लासिकल ट्रायड। वेजाइनल ब्लीडिंग में स्पेसिफिक लाइन थी कि ऐसी डेसिडुआ जिसमें विलाई नहीं होते हैं। सिम्टम्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, और भी सिम्टम हमारे पास में है, मैनिफेस्टेशन और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देखते हैं वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है। तो मैनिफेस्टेशंस के अंदर कंटिन्यूएशन में अगली कंडीशन ट्यूबल रप्चर साइन। यहां देखें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एम्ब्रियो सरवाइव कर रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर वही वाली कंडीशन जो अपन 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो है फैलोपियन ट्यूब में है। हालांकि फैलोपियन ट्यूब खुश नहीं है इसके यहां पर होने से, गलत जगह पर है। तो बच्चे की मौत होना निश्चित है क्योंकि वो सही जगह नहीं है। पर ये एम्ब्रियो
फैलोपियन ट्यूब के अंदर पड़ा पड़ा जितने भी दिन रहता है और ग्रोथ करता है, आकार बड़ा करता है, तो फैलोपियन ट्यूब को हमेशा डर सताता रहता है रप्चर होने का। कल को ये एम्ब्रियो बड़ा 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 होता हुआ बिल्कुल एक रिजल्ट हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब रप्चर ही हो गई। एक ऐसी प्रेगनेंसी फीमेल को हो गई जिसके चलते उसे अपने एक ऑर्गन को लॉस करना पड़ा, और मैं इसे कहूंगा द मोस्ट वर्स रिजल्ट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा गंभीर दुष्परिणाम क्या होता है कि इसके चलते महिलाओं को अपनी फैलोपियन ट्यूब से हाथ धोना पड़ जाता है। वो बच्चा बड़ा बड़ा होता होता फैलोपियन ट्यूब को रप्चर कर देता है, डैमेज कर देता है। तो रप्चर होना एक सीरियस कंडीशन है, क्योंकि शरीर से एक ऑर्गन, एक स्ट्रक्चर लॉस हो रही है। यहां अपन एक्सप्लेन करेंगे कि जब रप्चर होता है, जब इतनी बड़ी कंडीशन होती है, तो उस दौरान क्या क्या कंप्लेंट होती है। तो फर्स्ट वन कंप्लेंट अपन बात करें तो यहां पे एक्सप्लेन की जाएगी शॉक। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है तो शॉक वाली कंडीशन, हेमरेज होगा, जैसे स्ट्रक्चर रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग से हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया से हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, और फीमेल को हो गया शॉक। इतना ज्यादा लॉस होता है, ब्लड लॉस, कि वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। कंप्लीट ब्लड का लॉस हुआ है। कंप्लीट ब्लड के लॉस का मतलब है ना केवल प्लाज्मा, ब्लड की सेल में भी कमी आ जाती है, आरबीसी मास भी कम हो जाता है। तो शॉक अपने आप में एक एक्सप्लेन किया जाने वाला बहुत बड़ा लेक्चर है। उस शॉक के अंदर बताया जाता है कि यहां पर भी वो सिम्टम देखने को मिलेंगे क्योंकि ट्यूब रप्चर हुई है। शॉक के अंदर पूरा ब्लड लॉस होता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है, ब्लड सेल भी कम हो जाती है, प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम हो जाती है, शॉक कंडीशन होती है। इसके अलावा यहां पे एक एमएसएन वाला साइन भी आपको देखने को मिलता है। एमएसएन के अंदर पैंक्रेटाइटिस वाली कंडीशन में इन्हें बताया जाता है, और वो यहां भी टपक रहे हैं, कुलन्स साइन। यहां सिंपल सा लॉजिक है कुलन्स साइंस का। कुलन साइन क्या होता है? कुलन साइन एक्सप्लेन करते हैं पेरी अम्बलाइकल डिस्कलरेशन। जब किसी इंडिविजुअल की अम्बलाइकस के चारों ओर वाली चमड़ी में आपको डिस्कलरेशन दिखाई दे तो वो कुलन साइन होता है। ह्यूमन बॉडी में अम्बलाइकस के चारों ओर की चमड़ी में डिस्कलरेशन का हो जाना, कुलन साइन। यहां क्या लॉजिक है? इसे अपन पढ़ रहे हैं रप्चर में। जैसे ट्यूब फटेगी, रप्चर होगी, ब्लीडिंग होगी, और ये ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और इंटरनल ब्लड जो क्लॉट होके जम जाएगा वो हमारे एब्डोमेन में अम्बलाइकस के चारों ओर उसका असर दिखाई देगा। फैलोपियन ट्यूब का फटना, अंदर खून बहना, अंदर बहे हुए खून का जमना, जमने से चमड़ी का रंग चेंज होना, और ये रंग चेंज अम्बलाइकस के चारों ओर दिखाई देना कुलन साइन होता है, जो रप्चर के बाद दिखाई देगा। यही एक और साइन देते हैं, लास्ट वन है वो अपने पास में, रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन टर्म बनी है जो एक्सप्लेन करती है कि जहां पैथोलॉजी है वहां पे कंप्लेंट फील ना हो करके कहीं और पेन फील होना। रेफर पेन का जब भी नाम आता है भाई, एमआई का एग्जांपल अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक कर जाता है। एमआई पैथोलॉजी कहां पर है? कार्डियक मसल्स में। दर्द कहां पे हो रहा है? गर्दन में, जबड़े में, कंधे में, हाथ में। हाथ, कंधा, जबड़ा, गला, यहां बीमारी नहीं थी। बीमारी कहां थी? हार्ट, कार्डियक मसल में, पर असर इन सब जगह दिखाई दिया। तो ऐसा करेक्टर जो रखता है उसे बोलते हैं रेफर पेन। यहां पे रेफर पेन क्या होता है? यहां पैथोलॉजी कहां पर है? यहां पैथोलॉजी आपके लोअर एब्डोमेन में है। लोअर एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फैलोपियन ट्यूब, वहां धमाका हुआ है, वहां रप्चर हुआ है। पर यह रप्चर वाला रेफर पेन के तौर पे जाके पहुंच जाता है शोल्डर टिप पे, कंधे में जाकर के इसका असर दिखने को मिलता है। तो पैथोलॉजी लोअर एब्डोमेन में और असर कंधे पे, यह चीज क्वालिटी कहलाती है रेफर पेन, जो इंक्लूड की गई है रप्चर साइन में। पैथोलॉजी ऐसे है, रप्चर हुआ लोअर एब्डोमेन में
उस एब्डोमेन ने मैसेज दिया कंप्लीट डायाफ्राम को। डायाफ्राम का कनेक्शन सेंटर में किससे है? स्टर्नम से। और स्टर्नम वाले एरिया में नर्व फ्रेनिक नर्व है, जिसकी एंडिंग कहां पे होती है? शोल्डर में। लॉजिक देखें, एब्डोमेन, एब्डोमेन से डायाफ्राम, डायाफ्राम से स्टर्नम, स्टर्नम से फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व से शोल्डर पेन। तो ये जो क्लस्टर है ट्यूबल रप्चर साइन में इंक्लूड किया गया है। ट्यूबल रप्चर जैसा मैं बता रहा हूं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चलते बच्चे का बढ़ता हुआ आकार फैलोपियन ट्यूब को रप्चर कर सकता है और करता है। यह बड़ा भयंकर दुष्परिणाम है। और जब ऐसी कंडीशन से प्रेग्नेंट फीमेल को गुजरना पड़े कि उसके एक्टोपिक के चलते फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई, तो उस फीमेल पर्टिकुलर में जो कंप्लेंट्स होती हैं उनमें शामिल किया गया शॉक के सिम्टम आ जाना, अम्बलाइकस की चमड़ी का कलर उड़ गया, कुलन साइन दिखाई देना, और रेफर पेन के तौर पे शोल्डर पेन होना। शोल्डर पेन स्पेसिफिकली कई बार एग्जाम में पूछा गया है टॉपिक को लेकर के। रप्चर वर्स कंडीशन है। नेक्स्ट वन नाम दिया गया यहां पे एरिया स्टेला रिएक्शन। एरिया स्टेला रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पे बताया जा रहा है और सिर्फ ये डेसिडुआ की पैथोलॉजी को एक्सप्लेन कर रही है। अभी हमने वैजाइनल ब्लीडिंग के कॉज में सीखा था, एक बार फिर देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो और यहां की एंडोमेट्रियम ऐसे बढ़ गई थी। अपन देख रहे थे एंडोमेट्रियम बढ़ गई थी। तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने? यहां बच्चा है पर खाना नहीं, या खाना है पर बच्चा नहीं। तो ये एंडोमेट्रियम ऐसी कैसी हो रही है? एंडोमेट्रियम अपने अंदर भरे जा रही है, भरे जा रही है, भरे जा रही है, भर करके फूल गई, मोटी हो गई, सूज गई, गांठें बन गई। बड़ी हो गई, फूल गई, सूज गई, मोटी हो गई, गांठें बन गई, क्योंकि वो खाली नहीं हुई। जब इंसान खाली नहीं होता भर जाता है एकदम से, वो कंडीशन है। और वो खाली क्यों नहीं हुई? बिकॉज न्यूट्रिशन रिसीव करने वाला वहां पे फीटस नहीं था, एम्ब्रियो नहीं था। ये कंडीशन कहलाती है एरिया स्टेला रिएक्शन, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चलते एंडोमेट्रियम में सूज करके गांठें बन जाना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चलते एंडोमेट्रियम में सूज करके गांठें बन जाना, एरिया स्टेला रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को एक टर्म के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। देखें, एंडोमेट्रियम का मतलब है ग्रंथियां मिलना। ग्रंथियों के लिए टर्म आ गई ग्लैंड्यूलर। याद करना दोस्तों, क्वेश्चनिंग सेशन में मैंने एक्सप्लेन की थी ये टर्म। ग्लैंड्यूलर मतलब ग्रंथियां, ग्रंथियों में बन गई गांठें, गांठों को बोल दिया सिस्ट, तो नाम सिस्टिक। और गांठें बनी हैं बहुत सारी, नंबर बहुत सारे हैं, तो आपने लिख दिया हाइपरप्लेजिया। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, एरिया स्टेला रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होगा? ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। शब्द का मतलब निकालना, जवाब पे टिक लगाना, सरकारी नौकरी ले जाना और बैंक के अकाउंट को लबालब कर जाना, बिल्कुल विद अटेंशन, डरना नहीं है। ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया बड़ा सिंपल टर्म हो चुका है। ग्लैंडुलर ग्रंथियां एंडोमेट्रियम में, सिस्टिक गांठें बन गई, सूज गई, हाइपरप्लेजिया बहुत सारी। तो ये सब अपने पास एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड किए जाते हैं। हमने डिस्कस किया लोअर एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, वैजाइनल ब्लीडिंग का कॉज, डेसिडुआ में विलाई नहीं थे, ट्यूब रप्चर हो गई तो शॉक हो गया, कुलन साइन वहां पर भी आ गया, और रेफर पेन जैसी कंडीशन शोल्डर में दिखी। एरिया स्टेला रिएक्शन नाम दिया गया ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। ऑल दीज इंक्लूडेड अंडर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फॉरवर्ड होते हैं डिजीज के अगले पोर्शन पे। मैनिफेस्टेशंस के बाद में हमारे पास कौन सा चीज आने वाली है? डायग्नोस्टिक टूल को लेकर के डिस्कशन करेंगे आफ्टर द मैनिफेस्टेशन। डायग्नोसिस, डिजीज को डायग्नोस करने के टूल सामने बोर्ड पे अवेलेबल हैं। उसमें यहां भी सेम चीज लॉजिक। यदि आपको पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन या मोस्ट फेवरेबल डायग्नोस्टिक टूल कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। यहां पे बोर्ड में मेंशन भी है, इनका एक्सप्लेन करते हैं।
बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब भी किसी फीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो कराई जाने वाली सबसे सिंपल जांच क्या होती है? सोनोग्राफी, यूएसजी। और जब भी अपन बात करते हैं यूएसजी की, तो यूएसजी के दो तरीके होते हैं, एब्डोमेन से करना टीएएस, वेजाइना से करना टीवीएस। इनका लॉजिक दिया जाता है जब प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिन चल रहे हो, अर्ली प्रेगनेंसी हो, तो अर्ली प्रेगनेंसी में की जाती है टीवीएस। तो देखो एक टॉपिक में क्या हुआ, हमने सोनोग्राफी करी, कंडीशन थी ये, हमने सोनोग्राफी करी, सोनोग्राफी टीवीएस करी, टीवीएस के अंदर कैथेटर इंट्रोड्यूस किया, लाइट जला के चांदना किया, और हम भौचक के रह गए कि मैदान तो खाली है। वेजाइनल सोनोग्राफी कर रहे हैं और फिर पता लग रहा है यूट्रस में तो कोई है ही नहीं, और जैसे ही हमें यह लगेगा यूट्रस में कोई नहीं है, हमारा माइंड एकदम क्लिक करेगा कि यहां बच्चा यहां नहीं है, तो एक्टोपिक हो गया। और एक्टोपिक में मोस्ट कॉमन कहां मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब की जांच करना, साल्पिंजोस्कोपी एक प्रकार की होती है लैप्रोस्कोपी। साल्पिंजोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी। जब हमने लैप्रोस्कोपी, दूरबीन की जांच ऐसा बोलते हैं, जब हमने लैप्रोस्कोपी किया, दूरबीन की जांच करी, तब जाके हमें पता चला कि टाबर तो कहां पर था? फैलोपियन ट्यूब में। आप मुझे बताएं कि आपने डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी किया या पहले टीवीएस किया? पहले टीवीएस लैप्रोस्कोपी। कई बार ये बोल सकते हैं सर एक्टोपिक है, पता है आपको कि यूट्रस में बच्चा नहीं है, तो डायरेक्टली क्या कर देना चाहिए? आपको लैप्रोस्कोपी करनी चाहिए। अरे भैया, हमें पता क्या है कि एक्टोपिक है, तो सबसे पहले यूएसजी करेंगे, वेजाइनल वाली, वो करेंगे तो पता चलेगा यूट्रस खाली है। यूट्रस खाली देख करके ही दिमाग दौड़ेगा कि बच्चा फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद जांच करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब की जांच अपन नहीं करते हैं। और इन सबको मिलाकर के कहते हैं अपन अपना फर्स्ट डायग्नोसिस, टीवीएस प्लस लैप्रोस्कोपी। सबसे पहले क्या करें? वेजाइनल सोनोग्राफी करें, वहां बच्चा नहीं मिलेगा तो जाकर ढूंढ लें फैलोपियन ट्यूब में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे अपन बोलते हैं गोल्डन मेथड। गोल्डन का मतलब सोना होता है, बिल्कुल वही सोना जो आजकल इतने भाव तोड़ रहा है कि आम जनता की कमर टूट चुकी है। सोना इतना भाव क्यों? भाव बहुत खाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का यदि कोई है तो वो है टीवीएस प्लस लैप्रोस्कोपी। टैगलाइन दे दी अपन ने, गोल्डन मेथड। और भी जो डायग्नोस्टिक टूल हैं उनकी बात करते हैं अपन। प्रोजेस्टेरोन लेवल, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन को देखते ही जो लाट टपकती है वो ये आंसर लेके आती है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एक फीमेल की प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। पर यहां प्रोजेस्टेरोन खुद दुखी है कि ये ऐसी प्रेगनेंसी है जो काम की नहीं है। काम की क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा तो जिएगा नहीं, मरेगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिल रहा है। तो बिना काम की प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरोन भी इतना लोड नहीं लेता और उसका लेवल कम हो जाता है। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल प्रेगनेंसी में अलग अलग समय पे अलग अलग लेवल का पाया जाता है। आफ्टर 12 वीक इसकी रेंज भी आती है, 25 नैनोग्राम से लेकर के 300 नैनोग्राम तक रेंज होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर इसका लेवल कम मिलता है। वो इसलिए कम मिलता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी एक नॉर्मल नहीं है। एग्जैक्टली उसका लेवल यहां पहुंच जाता है 5 नैनोग्राम पर ml तक। यहां डिस्कस करेंगे अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल को, जो है HCG लेवल। क्वेश्चनिंग सेशन में मैंने कहा था कि एग्जामिनर को पहला सवाल बनाना है तो HCG लेवल को लेकर आना है। अब HCG लेवल को बात सुनिए, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। आपको मैं बताता हूं कुछ कंडीशंस फीमेल्स की, बड़ा सुटेबल एग्जांपल है। एक फीमेल को बोलते हैं अपन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी, और एक फीमेल को बोलते हैं वो नॉर्मल है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। और एक कंडीशन बोल सकते हैं जब फीमेल में किसी भी प्रकार का अबॉर्शन हो चुका है। अंतर क्या है तीनों में? हल्का सा अंतर है एंडोमेट्रियम को लेकर के। दिमाग खोल के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक सामने आने वाला है। तीनों फीमेल में मेजर डिफरेंस क्या है?
जो नॉर्मल फीमेल है उसकी एंडोमेट्रियम का साइज नॉर्मल है, और एंडोमेट्रियम का साइज नॉर्मल है मतलब सभी हार्मोन का लेवल भी कैसा रहेगा, नॉर्मल लेवल। तो एचसीजी का लेवल भी कैसा रहता है, नॉर्मल। जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर एंडोमेट्रियम का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, डेसिडुआ बन जाती है बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो बड़ी बन गई मतलब हार्मोन भी ज्यादा है, तो हार्मोन का लेवल, एचसीजी का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बात करें एक फीमेल जिसका नाम है अबॉर्शन। अबॉर्शन हो गया मतलब इस फीमेल में एंडोमेट्रियम ही नहीं है, एंडोमेट्रियम ही नहीं है मतलब हार्मोन ही नहीं है, तो हार्मोन का लेवल अपन कह सकते हैं काफी हो जाएगा लो। तो 3 कैटेगरी एचसीजी लेवल की बता रहा हूं मैं। एक्टोपिक में क्या होता है वो भी आने वाला है। एक्टोपिक का लॉजिक तभी समझ में आएगा जब हमें नॉर्मल पैटर्न समझ में आएगा कि एचसीजी का नॉर्मल पैटर्न कैसा होता है। तो नॉर्मल पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़े ध्यान से मेरे इस लॉजिक को आप लोग रिसीव करें। एक फीमेल नॉर्मल है, उसकी एंडोमेट्रियम नॉर्मल है, तो एचसीजी का लेवल नॉर्मल। एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी एंडोमेट्रियम बहुत बड़ी है, तो एचसीजी का लेवल भी बहुत ज्यादा। एक फीमेल का अबॉर्शन हो गया, एंडोमेट्रियम है ही नहीं तो हार्मोन भी है ही नहीं, लेवल क्या हो गया, लो। ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। बात करते हैं अपन अब एक्टोपिक में क्या हुआ। अब एक्टोपिक में क्या हुआ, क्या एक्टोपिक कंडीशन कहां अंडरस्टैंड करेगी। क्या एक्टोपिक में फीमेल नॉर्मल है, नहीं। क्या वो प्रेग्नेंट है, हां। क्या वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नहीं। तो यहां चीज क्या है, एचसीजी का लेवल इन दोनों के बीच में वेरी करेगा। बड़े ध्यान से देखिए इस एरो को, ये वाला एरो देखें, क्या कहना चाहता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट है तो हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा। पर वो कहां नहीं पहुंचेगा, जहां उसे पहुंचना चाहिए था। ये लिमिट है, ये देखिए, ये लिमिट है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली फीमेल की, और ये है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की। ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है और ये प्रेग्नेंट फीमेल है। एचसीजी का लेवल कैसे वेरी करा, ऊपर गया और यहां रुक गया। तो कंडीशन क्या हुई, एचसीजी का लेवल बढ़ा क्यों, क्योंकि प्रेग्नेंट है। एकदम टॉप पर क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती तो यही एरो यहां तक पहुंच जाता। तो ये एरो है किसके लिए, नॉर्मल के लिए, और ये एरो है एक्टोपिक के लिए। तो बताइए मुझे आंसर क्या होगा। क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एचसीजी का लेवल बढ़ता है, हां बढ़ता है। क्या वो मैक्सिमम पे पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। क्या एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ता है, हां बढ़ता है। क्या वो मैक्सिमम में पहुंचता है, वो नहीं पहुंचता है। तो एचसीजी हार्मोन के लेवल के लिए लाइन देनी पड़ेगी, इंक्रीज बट नॉट अप टू मैक्सिमम लेवल, इंक्रीज बट नॉट अप टू मैक्सिमम लेवल। ये तीनों इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल एक्टोपिक के लिए यूज लिए जाते हैं। सवाल देखिए कैसे बनता है। नंबर 1 गोल्डन मेथड क्या है, टीवीएस प्लस लैप्रोस्कोपी। पहले लैप्रोस्कोपी करोगे या पहले टीवीएस करोगे, 100% पहले टीवीएस करेंगे। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया है, और लास्ट 1 क्वेश्चन आता है एचसीजी के लेवल से। एचसीजी का लेवल क्या बताएंगे, बढ़ता है पर मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचता, क्योंकि प्रेगनेंसी भी नॉर्मल नहीं है। ये थे अपने डायग्नोस्टिक टूल, जिन्हें अंडरस्टैंड करने के बाद लास्ट पोर्शन पे चलते हैं अपन अपने लेक्चर के, जो डील करेगा मैनेजमेंट पोर्शन। अब मैनेजमेंट पोर्शन क्या न्यूज लेके आया हमारे लिए, ये देखें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट, सामने जो चार्ट अवेलेबल है आप उसे देखें। मैनेजमेंट को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने ये अरेंज किया है पैटर्न। इस पैटर्न को सुने समझे क्या कंडीशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज करने के 2 मेथड, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। मेजर हेडिंग वही दी है, ये मेडिकल मेथड,
सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड का मतलब है गोली दवाई इंजेक्शन से काम हो जाएगा, गोली दवाई इंजेक्शन से काम हो जाएगा। सर्जिकल का मतलब है ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मेडिकल और सर्जिकल जो मेथड हैं उनके अल्टरनेट नाम दिए गए हैं। अल्टरनेट नाम से आपके एमसीक्यू बनेंगे और एमसीक्यू जो बनेगा वो सिर्फ मैनेजमेंट पूछेगा। क्या मतलब? अल्टरनेट नाम जो मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, अनरप्चर, माइल्ड या क्रोनिक। आपके पास सवाल बना, यदि क्रोनिक एक्टोपिक है तो क्या करोगे, माइल्ड एक्टोपिक है तो क्या करोगे, अनरप्चर एक्टोपिक है तो क्या करोगे, और क्या करोगे मैं दो ऑप्शन देगा वो आपको, गोली खिलाओगे कि ऑपरेशन करोगे? जवाब गोली खिलाएंगे। यदि आपके क्वेश्चन ने बोल दिया कि फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है, क्या करोगे? एक्यूट कंडीशन है, क्या करोगे? सीवियर कंडीशन है, क्या करोगे? गोली खिलाओगे क्या ऑपरेशन करोगे? आंसर ऑपरेशन करेंगे। ये चार्ट यही चीज एक्सप्लेन करने के लिए सामने बोर्ड पे अवेलेबल है कि यदि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज रप्चर, अनरप्चर, माइल्ड, सीवियर, एक्यूट, क्रोनिक बोलती है तो आपको मेथड बताना है, क्या मेडिकल मेथड यूज लेंगे या सर्जिकल। तो बड़ा इजी पोर्शन, यदि आप अल्टरनेट क्वेश्चन याद रख पाते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दो ही मैनेजमेंट चलते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल कब करेंगे? जब तीन कंडीशन हो। कौन कौन सी? अनरप्चर, माइल्ड और क्रोनिक। सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे? जब तीन कंडीशन हो। कौन कौन सी? रप्चर, एक्यूट, सीवियर। और बड़ा सिंपल भी है, आइए देखते हैं। 100% यदि रप्चर हो गया, फट गया, तो जाकर के सिलना पड़ेगा। यदि फैलोपियन ट्यूब फट गई, अंदर खून बह रहा है, तो ऑपरेशन करके टांके लगाने पड़ेंगे, इसीलिए सर्जरी। और यह धमाका होना, फट जाना बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, इसलिए इसे बोलते हैं सीवियर। सेम यदि अनरप्चर है, अनरप्चर मतलब एम्ब्रियो ने फैलोपियन ट्यूब को फाड़ा नहीं है। फाड़ा नहीं है मतलब शॉक वाली कोई कंडीशन नहीं है, शॉक वॉक नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई? माइल्ड हो गई। कौन सी कंडीशन को तुरंत देखना पड़ेगा? रप्चर वाली को। कौन सी वाली को आराम से ना पड़ेगा? अनरप्चर वाली को। और इसी बेस पे बताया गया, हर सीवियर को एक्यूट कहते हैं, हर माइल्ड को क्रोनिक कहते हैं। दोस्तों 6 एमसीक्यू वन लाइनर डायरेक्ट बनते हैं, नाम सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैनेजमेंट फॉर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सीवियर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, माइल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 6 क्वेश्चन बने और लैंग्वेज क्या थी? क्या मैनेज करोगे? तो अल्टरनेट याद रखें और तुरंत मैनेजमेंट में पहुंच जाए, बड़ा इजी कंडीशन हो जाएगी कि मेडिकल कब काम में लेना है, सर्जिकल कब काम में लेना है। मेडिकल में क्या है, सर्जिकल में क्या है, ये अभी आने ही वाला है। लेकिन इस पूरी चीज में आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि मेडिकल कब और सर्जिकल कब करना है। तो 3 अल्टरनेट याद रखें, आपका पोर्शन बड़ा इजी हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये कब कब करने होते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, आपने लिखा यहां पे मेडिकल मैनेजमेंट कब करना होता है, मैंने बता दिया, जब कंडीशन हो अनरप्चर, क्रोनिक और माइल्ड। तो मेडिकल मैनेजमेंट अपन कर रहे थे, रप्चर नहीं था। रप्चर नहीं था मतलब एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है। रप्चर नहीं था, अपन ने सोनोग्राफी करी, फैलोपियन ट्यूब की जांच करी, बच्चे को पड़ा हुआ देखा, आहा मजा आ गया, अभी इसने फैलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं किया तो करवाने का इंतजार नहीं करना है। फैलोपियन ट्यूब रप्चर क्यों हो सकती थी? क्योंकि जैसे जैसे एम्ब्रियो अपना आकार बड़ा करेगा, बड़ा आकार ट्यूब को रप्चर कर सकता था। तो हमें यहां पे यह ध्यान देना है कि भगवान की दया से यदि थोड़ी किस्मत अच्छी है, भाई खराब तो है इसलिए एक्टोपिक तो हो ही गया ना, थोड़ी अच्छी है कि एक्टोपिक ने रप्चर नहीं किया, तो बच्चे की ग्रोथ को तुरंत रोक दो ताकि वो रप्चर ना करे। यही मेडिकल मैनेजमेंट का उद्देश्य है। मेडिकल मैनेजमेंट का उद्देश्य है कि बच्चे की ग्रोथ को तुरंत बंद कर दो, जिससे कि यह नालायक फैलोपियन ट्यूब को रप्चर ना कर दे। तो मेडिकल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या हो गया? स्टॉप द ग्रोथ। आपसे पूछ ले
कि ये दवाई खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? पैरासिटामोल खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? बुखार उतारने के लिए। ऑन्डास्टन क्यों खिला रहे हैं? उल्टियां रोकने के लिए। तो यहां पर भी बोलेगा मेडिकल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? ग्रोथ रोकने के लिए। अब उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताई जाती है मीथोट्रेक्सेट। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? मीथोट्रेक्सेट। ठीक है साहब। आते हैं अपन इस वाली कंडीशन पे जहां आप लोगों ने देखा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट कब करते थे? 3 कंडीशन थी, या तो रप्चर हो चुकी हो, या सीवियर का नाम आ जाए, या एक्यूट लिखा हुआ आ जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। सर्जरी कौन सी करते हैं? सर्जरी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को हटाएंगे, क्योंकि फटी भी कौन है? यही फटी है। फैलोपियन ट्यूब को हटाना, रिमूव करना, क्या कहलाएगा? साल्पिंजेक्टमी। साल्पिंजेक्टमी। अब देखिए, यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चलते फैलोपियन ट्यूब पूरी फट गई तो पूरी हटानी पड़ेगी, या सिर्फ कोई पार्ट डैमेज हुआ है तो पार्ट हटाना पड़ेगा। इस बेस पे 2 नाम आते हैं। एक नाम आता है लीनियर साल्पिंजेक्टमी और एक आता है रेडिकल साल्पिंजेक्टमी। यदि कंप्लीट रिमूवल है तो रेडिकल, और स्मॉल पार्ट रिमूवल है तो लीनियर। ये कंडीशन तो मैनेजमेंट पोर्शन में डिस्कस कर रहे हैं अपन। सामने आपको कुछ चीजें लिखी हुई है, इनको देखना है। मेडिकल करना कब है, सर्जिकल करना कब है, पहले तो वो कंफर्म हो जाए। मेडिकल करते हैं तो दवाई देंगे, दवाई का नाम क्या होगा? मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट दवा देने का पर्पस क्या होगा? कि बच्चे की ग्रोथ तुरंत रुक जाए, जिससे रप्चर होने के चांस खत्म हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आफत आ गई है, ट्यूब फट गई है, ट्यूब फट गई है, शॉक हो गया है, महिला मरने वाली है, ऑपरेशन करें, तुरंत प्रभाव से खराब चीज को बाहर निकाले, टांके लगाएं। ऑपरेशन का नाम साल्पिंजेक्टमी। पूरी ट्यूब फट गई, हटा दो, रेडिकल। छोटा पार्ट हटाना है तो लीनियर। अब आपको मैं पूछूं कि कौन सी कंडीशन ऐसी थी जो भयानक थी, एक्यूट थी, सीवियर थी, डर वाली थी, जिंदगी मौत वाली थी? तो वो हमारे पास केस कौन सा था? रप्चर। सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट अपन तब करते हैं जब कंडीशन सीवियर हो। सीवियर का मतलब फीमेल को शॉक तक भी हुआ था, तो ऑपरेशन इज ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। पर जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक तो जान बचाओ, और तब तक का जान बचाने का मतलब है रिससिटेटिव मैनेजमेंट। एक फीमेल जो भर्ती है ट्यूब फटने से, आपको जाकर के ऑपरेशन तो करना ही है, पर ऐसा नहीं है कि तुरंत ऑपरेशन करना है। जब तक ऑपरेशन ना हो कम से कम रिससिटेटिव मतलब आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन, तुरंत प्रकार से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट डिस्निक हो जाए तो ऑक्सीजन सपोर्ट। तो ये जो चीजें हैं ये लाइफ बेसिक सपोर्ट होते हैं कि ट्यूब रप्चर वाली आई, पेशेंट को ओटी में लेना है, ऑपरेशन करना है, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको मेडिकेट लगा देना है, लाइन लगा देनी है, फ्लूइड लगा देना है, ऑपरेशन होने वाला है, ब्लड का अरेंज करवाना है। ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट आपसे पूछा जाए कि डेफिनेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, तो साल्पिंजेक्टमी। पर प्रायोरिटी लेवल मैनेजमेंट क्या है? प्रायोरिटी का मतलब होता है ऑपरेशन से पहले भी कुछ करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, जान बचाएंगे। किससे? IVO2 और BT से। तो यह जानने के बाद बनने वाले कुछ MCQ ऐसे बता सकते हैं, जैसे आपको बोलूं मैं, एक कंडीशन है एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आप वहां मीथोट्रेक्सेट देंगे या नहीं? एक कंडीशन है एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मीथोट्रेक्सेट देंगे या नहीं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक्यूट का मतलब है रप्चर, और जब रप्चर ही हो गई तो ग्रोथ किसकी रोकोगे? बच्चा तो है ही नहीं। इसी प्रकार सवाल आ जाए, एक कंडीशन है अनरप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्या वहां पे साल्पिंजेक्टमी करेंगे? भाई अनरप्चर कंडीशन है, ट्यूब फटी ही नहीं तो उसको काटने नहीं जाएंगे। सवाल एक नहीं 6 प्रकार से आपसे बन सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या करोगे। सवाल बना सर्जिकल मैनेजमेंट में प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होता है, तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन आप साल्पिंजेक्टमी बोलोगे या आईवी फ्लूइड बोलोगे? तो प्रायोरिटी पूछा है तो आईवी फ्लूइड, डेफिनेटिव बोले तो साल्पिंजेक्टमी। यहां पे एक आइडिया और है, लगभग देखा गया है कि जब एम्ब्रियो का आकार 4 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाता है तो ट्यूब फट जाती है। यदि एम्ब्रियो का आकार 4 सेंटीमीटर से कम ही है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ट्यूब रप्चर नहीं होती है। भाई जब ट्यूब रप्चर ही हो जाएगी
तो आप पता नहीं लगा सकते आकार कितना था, वहां मान सकते हैं कि आकार 4 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा होगा। बच्चा जो फैलोपियन ट्यूब में था उसका आकार 4 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा होगा, इसीलिए ट्यूब फट गई। और यदि आपको बच्चा दिखाई देता है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब 100% उसका आकार 4 से कम रहा होगा। तो ये सारा डिस्कशन मैनेजमेंट पर पहुंचने के बाद एक्टॉपिक के लेक्चर को लगभग कंप्लीट करता है। पूरे लेक्चर को आप समराइज वे में सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं क्या क्या देखा आप लोगों ने। सारी स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल भी हैं जो पढ़ाया गया। सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चनिंग सेशन करवाया गया था, वो दोबारा करवाया जाएगा। पर आपने डिजीज पोर्शन में क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी देखी थी। याद कीजिए अपन ने क्या क्या पोर्शन डिस्कस किया, उसी का क्विक रिवीजन सामने अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी देखी थी। एनाटॉमी के अंदर अपन ने फोकस करवाया था फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट को, जिनको जानने के बाद अपन पता लगा पाए थे अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। इतना ही नहीं, यहां पे डायमीटर बताए थे, डायमीटर देख के अपन बता पाए थे कौन सा सबसे नैरो है, कौन सा सबसे वाइड है। और उसी इंट्रो के अंदर अपन आपको एक्सप्लेन किया था कि मोस्ट कॉमन जगह मैक्सिमम परसेंटेज वाली कौन सी है और भाग्यशाली वाली जगह कौन सी है। मोस्ट कॉमन वाली जगह एम्पुल आती है और सबसे भाग्यशाली कौन सी होती है? जो न्यूट्रिशन के पास होती है। न्यूट्रिशन के पास कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल। ये सब आपको बताया गया था एक्टॉपिक के अंदर। फिर अपन ने नेक्स्ट वन देखा था कि नॉर्मली जाना चाहिए कहां पे? यूट्रस के अंदर, ऊपर फंडस के पास। पर एबनॉर्मली कहां जा सकता है? मल्टीपल जगह, और बहुत ज्यादा जगह में से 95 से 97% तक रहता है फैलोपियन ट्यूब में। इसीलिए इस कंडीशन को कह सकते थे ट्यूबल प्रेगनेंसी। और वहीं पे सवाल थे मैक्सिमम सर्वाइवल और मोस्ट कॉमन इंप्लांटेशन के। नेक्स्ट वन अपन ईटियोलॉजी देखी। ईटियोलॉजी में फिर वही बात, 5 सेकंड में जवाब देना हो किसी को। मोस्ट कॉमन कॉज, आंसर क्या दोगे? PID। डिटेल अपन ने पूरी देखी। या तो ट्यूब बच्चे को नीचे ना भेजे या नीचे वाले एंडोमेट्रियम बच्चे को ना बुलाए, कंप्लीट डिस्कशन किया गया वहां पे। ट्यूब नीचे नहीं भेज रही थी, क्यों? सीलिया डैमेज थे। सीलिया डैमेज क्यों हो गए थे? या तो PID या स्मोकिंग। एंडोमेट्रियम खराब क्यों हो गई? हार्मोन से छेड़छाड़ हो गई। ये छेड़छाड़ वाला काम बहुत बुरा होता है। हार्मोन से छेड़छाड़ हो गई, हार्मोन से छेड़छाड़ हो गई तो या तो उसमें इंफेक्शन, एंडोमेट्राइटिस, या बड़ा कैंसर। बड़ा कैंसर का नाम एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट वन, ईटियो के बाद आप लोगों ने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में वन लाइनर सवाल, बहुत क्वेश्चन आप पूछ के सिंपल पूछे। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, आंसर लोअर एब्डोमिनल पेन। वैजाइनल ब्लीडिंग में लॉजिक दिया, ब्लीडिंग क्यों होती है? डेसिडुआ के डैमेज होने से। डेसिडुआ डैमेज क्यों होती है? बच्चे के मरने से। बच्चा क्यों मरा? गलत जगह में पड़ा था इसलिए मर गया। डेसिडुआ के पास बच्चा खाना लेने आया कि नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया तो विलाई भी नहीं बने थे। नेक्स्ट अपन ने देखा बहुत ज्यादा चांसेस हैं फैलोपियन ट्यूब फटने के। जैसे फट जाएगी मतलब बड़ी सीवियर कंडीशन है ये तो। सीवियर कंडीशन, फीमेल को शॉक हो जाएगा। शॉक के अलावा स्पेसिफिक साइन थे, कंधे में दर्द हो रहा है, रेफर पेन, अम्लाइकस नीली पड़ गई, कुलन साइन। एरिया स्टेला, एरिया स्टेला बताती है कि क्या हालत होती है डेसिडुआ की, एंडोमेट्रियम की एक्टॉपिक में। फूल गई, सूज गई, मोटी हो गई, गांठें पड़ गई, क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ है और लेने वाला कोई आया नहीं। नाम दिया था ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। डायग्नोस्टिक मेथड देखे अपन ने अभी। सबसे पहले क्या करोगे? सोनोग्राफी। कौन सी वाली? वेजाइना वाली। बच्चा मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिला मतलब कहां गया? कहां गया? फैलोपियन ट्यूब में गया। उसको देखने के लिए लेप्रोस्कोपी। गोल्डन मेथड, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो गया था। SCG के लिए एक्सप्लेन बहुत किया आपको, SCG के लिए कि नॉर्मल क्या होता है, अबॉर्शन में क्या होता है, प्रेग्नेंट में क्या होता है। सवाल बनेगा एक्टॉपिक में क्या होता है। एक्टॉपिक में याद कीजिए वो एरो। जब भी एक्टॉपिक में SCG का लेवल पूछे, मेरा बनाया हुआ एरो याद आना चाहिए। वो एरो ऊपर गया था क्या? हां। मैक्सिमम तक गया था क्या? नहीं। मतलब SCG का लेवल बढ़ता है, पर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता। डायग्नोसिस के बाद लास्ट में अपन ने मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट में सबसे पहले फोकस करना है, मैनेजमेंट दो ही है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल सर्जिकल 3 टर्म याद रखनी है हमेशा। यदि आपके पास केस है रप्चर का, वो कंडीशन सीवियर है और एक्यूट है, मैनेजमेंट सर्जिकल।
यदि केस है किस्मत अच्छी है अनरप्चर का, वो कंडीशन माइल्ड है क्रोनिक है, दोनों में चेंज हो जाएगा। अनरप्चर माइल्ड क्रोनिक इज इक्वल टू मेडिकल मैनेजमेंट, रप्चर एक्यूट सीवियर इज इक्वल टू सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर अपन ने मैनेजमेंट में देखा, मेडिकल में दवा, सर्जरी में ऑपरेशन। दवा का नाम मीथोट्रेक्सेट और सर्जरी में ऑपरेशन का नाम साल्पिंजेक्टमी, पर ऑपरेशन से पहले आप वहां पे क्या करते हैं, रिससिटेटिव मैनेजमेंट। सो दिस इज द ऑल समरी ऑफ अवर लेक्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो इन 2 लेक्चर में इंक्लूड किया गया। और भी डिटेल आगे जाते हैं तो पैथोलॉजिकल पोर्शन होते हैं जो आपको रेगुलर कंटिन्यूएशन क्लासेस वाले में बताए जाएंगे। फिलहाल अपन वापस आते हैं तुरंत अपने उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस पे जो आपको लेक्चर स्टार्टिंग से पहले दी गई थी, और अब उम्मीद करूंगा कि सिर्फ 5-5 सेकंड का वेटेज लेते हुए आप धमाकेदार तरीके से इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट दे देंगे, क्योंकि आपने कंप्लीट लेक्चर डिस्कस कर लिया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एनाटॉमी से बताया गया था, मीडियल से लेटरल अरेंज करना है, अंदर से बाहर। तो सबसे अंदर कौन था, इंटरस्टिशियल। उसके बाद कौन था, इस्थमस। उसके बाद कौन था, एम्पुला। लास्ट में कौन था, इनफंडिबुलम। तो बिल्कुल अपने पास आंसर इसका जाना चाहिए ए बी सी डी। फर्स्ट वन आंसर अपने पास जाएगा ए बी सी डी, उसी पैटर्न में अरेंज है। देख लीजिए, ए बी सी डी, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। दिस इज द राइट आंसर। डी सी बी करते, डी से शुरुआत करते तो डी सबसे बाहर है, इनफंडिबुलम लेटरल मोस्ट है। यहां पे ए से शुरुआत करी, सही रहा, पर सी बीच में आ गया, और लास्ट वन बी से स्टार्ट नहीं करना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एनाटॉमी पढ़ने के बाद जवाब देने में समय नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन अपने पास है। ये देखें क्या पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज है। कोई समस्या, आया कोई डाउट? मोस्ट कॉमन कॉज, कंप्लीट ईटियोलॉजी आपने पढ़ ली है। क्या है मोस्ट कॉमन कॉज? पीआईडी। कहां अवेलेबल है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज, वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन प्रैक्टिस में क्वेश्चन अपने पास शामिल था, मोस्ट कॉमन सिम्टम। सिम्टम में आ जाए, सिम्टम में सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, पेन से लेके क्लासिकल ट्रायड से लेकर के ट्यूबल रप्चर साइन तक। और यहां पूछा मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, मैंने बताया था वन लाइन में जब भी पूछे क्या आंसर है, लोअर एब्डोमिनल पेन। ऑप्शन नंबर 2, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये टर्म अपन ने क्लियर कर ली है। इस सवाल को बताते समय भी मैंने जोर दिया था कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी का हिंदी अर्थ निकालना है और बीमारी में होने वाले चेंजेस से जोड़ना है। सवाल पूछ रहा है एंडोमेट्रियल चेंजेस, क्या चेंज हुआ था? ये चेंज हुआ था, ग्रंथियों की गांठें पड़ गई थी बहुत सारी, ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन आपको लेक्चर स्टार्टिंग से पहले मीनिंग एक्सप्लेन करके बताए गए थे, और अब अपन क्विक वे में आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सब चीज हमारे दिमाग में सेट है। तो बिना टाइम वेस्ट के धड़ाधड़ जवाब देते रहिए। नेक्स्ट वन ये आ जाए। सवाल क्या पूछा था इसने? सवाल इसने ये पूछा था कि कौन से ऐसे साइन का सिम्टम का ग्रुप है जो बताएगा ट्यूब फट गई है। तो ट्यूबल रप्चर साइन जब होता है तो क्या चीज है, आइए देखें। नंबर 1, जहां थोड़ा समय लें, नंबर 1 ऑप्शन सही है कि रप्चर हो गई तो वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, पर नंबर 2 ऑप्शन बेहतरीन है। एक होता है सही, एक बेहतरीन, एक राइट और एक बेस्ट, एंड वी हैव टू बी द बेस्ट, हमें बेस्ट ही होना है। ऑप्शन नंबर 2 ने जबरदस्त स्पेसिफाई किया है कि ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन तक में कमी आना, शॉक की कंडीशन देखनी थी, अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। इसने ऐसा भी नहीं लिखा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, सिर्फ अमाउंट लिखा है। ठीक हो सकता है, पर बेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वो शॉक की डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने कहा था ट्यूबल रप्चर के अंदर पहला साइन शॉक होता है। शॉक में ना केवल प्लाज्मा, ब्लड सेल का भी लॉस हुआ है, हीमोग्लोबिन का भी लॉस हुआ है, सब चीजें लॉस हुई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑप्शन आपको वेटेज से देना है, जिसने हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट वैल्यूज को भी कम बताया है। नेक्स्ट वन, ये अपना डायग्नोसिस से था, जहां पर 4 लाइनें बोल रही थी कि बीमारी पहचानो और लास्ट लाइन बोल रही थी जांच करो।
5 लाइन से बीमारी पहचान ली थी, एक्टोपिक, एक्टोपिक का पूछा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस पढ़े अपन ने 3, टीवीएस, लेप्रोस्कोपी, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, और वहां मैंने बताया था गोल्डन मेथड सबसे पहले क्या यूज करेंगे, आंसर बड़ा इजी है, ऑप्शन नंबर 3। हार्मोन जांच करते हैं, सही है, खून की जांच करते हैं, सही है, सोनोग्राफी करते हैं, सही है, पर सोनोग्राफी में कौन सी वाली करते हैं, स्पेसिफाई कर रहा है, सी, तो आंसर टीवीएस प्लस लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट वन, एचसीजी का लेवल, ये फेवरेट वन क्वेश्चन। एचसीजी का लेवल क्या देखा अपन ने, तो बताइए बड़ा या नहीं बड़ा, बड़ा, जितना बढ़ना चाहिए उतना बड़ा नहीं बढ़ा। क्या बोल रहे थे, पहला ऑप्शन बोल रहा था ज्यादा बढ़ जाता है, दूसरा बोल रहा था नॉर्मल रहता है, तीसरा बोलता है बढ़ता है पर कम बढ़ता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए सामने इसको एक बार, ऑप्शन नंबर सी ही एकदम एग्जैक्ट आंसर है जो बोल रहा है, बढ़ा पर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, एचसीजी का लेवल। नेक्स्ट वन, चलिए क्या क्वेश्चन था, रप्चर मैनेजमेंट पे आ जाओ। रप्चर का मतलब रप्चर एक्यूट सीवियर, मीनिंग हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट, तो 100% सर्जरी को ढूंढिए। ऑप्शन नंबर ए में सर्जरी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में सर्जरी नहीं है, 3 में सर्जरी नहीं है, सर्जरी कहां है, नंबर 4 में, सर्जरी का नाम भी लिखा हुआ है साल्पिंजेक्टमी। हमने पढ़ लिया रप्चर में कौन सा मैनेजमेंट, सर्जिकल, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, 3 ऑप्शन में सर्जरी थी नहीं, बड़ा सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी एंड साल्पिंजेक्टमी। नेक्स्ट वन, मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट बोला है मतलब कौन सा मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं कब नहीं करते हैं, एचसीजी का लेवल कम होता है तो कोई रिलेशन नहीं, फीटल हार्ट ठीक है, हिमोपैटम सेक, यहां गौर करना है वो देखो कि हम मीथोट्रेक्सेट को मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं और वो तब यूज नहीं लेंगे जब रप्चर हो गया हो। ऑप्शन नंबर सी हिमोपेरिटोनियम बोलता है कि पेरिटोनियम में ब्लड भर गया, पेरिटोनियम में ब्लड भर गया मतलब ट्यूब रप्चर हो गई, और ट्यूब रप्चर हो गई तो वहां पे अपन मीथोट्रेक्सेट का कोई काम इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन नंबर 1 हार्मोन के लेवल को बता रहा है, ऐसा तो एक्टोपिक में होता ही है, काम में ले लो। बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है मतलब आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, बच्चा दिखाई दे रहा है मतलब ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, रप्चर नहीं है मतलब मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। गैस्ट्रेशनल सैक 3 से कम, हमने तो यह पढ़ा है 4 से कम, बच्चा छोटा मतलब ट्यूब नहीं फटी है, तो 1, 2 और 4 बोल रहे हैं कि अनरप्चर केस है, तो वहां तो मीथोट्रेक्सेट देते हैं, पर ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि ट्यूब रप्चर है, ब्लड कलेक्ट है, वहां पे अपन ड्रग नहीं देते हैं, तो आंसर हिमोपेरिटोनियम। लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन नर्स लीजा मॉसबी लेवल। अब आप देखिए सवाल पढ़ाई के बाद चुटकी में सॉल्व होता है, माहौल भले ही 6 लाइनों से क्यों ना बने, बनाने वाले माहौल बनाते रहेंगे, मॉसबी एंड अलेक्जेंडर अपने सवाल लाते रहेंगे, पर बच्चे ने पढ़ाई कंसंट्रेशन से की है तो दिमाग की सारी बत्तियां उसके हर सवाल को ट्यूबलाइट जलने से पहले सॉल्व करके आ जाएंगी। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा था, और केस कौन सा था, ये लिखा हुआ केस एक्यूट, एक्यूट याद होना चाहिए, मैंने बता दिया एक्यूट कौन से में जाता है, रप्चर अनरप्चर में, रप्चर में, और मैनेजमेंट कौन सा करते हैं, सर्जिकल। सर्जिकल में क्या सीखा, डेफिनेटिव मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट का नाम ऑपरेशन और प्रायोरिटी का नाम क्या होता है, रिससिटेशन। तो यहां पे क्या था, सबसे पहला इंटरवेंशन बनता है ऑप्शन नंबर 3 आईवी फ्लूइड देना। सोनोग्राफी की जरूरत नहीं है, शॉक के सिम्टम से पता चल रहा है रप्चर हो गई है, ओटी तैयार कर लो, बिल्कुल सही है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट करना है। मीथोट्रेक्सेट देना ही नहीं है क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करना, लेकिन प्रायोरिटी करना था, तो क्या एडमिनिस्टर करना है आईवी फ्लूइड। तो ये सारे वो 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो लेक्चर स्टार्टिंग से पहले आपसे पूछे गए थे, आफ्टर दैट लेक्चर डिस्कशन, और अब वापस उसी मोड़ पे आके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देने में कैपेबल हो पाए हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर था अपना ऑब्स्टेट्रिकल गायनिक पोर्शन से। रेगुलर क्लासेस के अंदर बहुत सारी और भी जानकारियां आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उम्मीद है लेक्चर में इंक्लूड किए क्वेश्चंस और कंटेंट
से आपके नॉलेज में थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ हो अट्रैक्टिव वे में। बाकी तो सरस्वती मां का आशीर्वाद और 10 साल से आप जैसे बहुत सारे साथियों का साथ है जो बिल्कुल हमें तैयार करता है आपको मैदान में भेजने के लिए। तो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।